चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अब बात लोकसभा चुनाव की करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर इस वक्त थी। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। 8 राज्यों की 57 सीटें हैं जिन पर प्रचार थम जाएगा। आखिरी चरण में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, लोकसभा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे तक का समय है पार्टियों के पास। धुआंधार प्रचार प्रसार इस दौरान आज आखिरी दिन करते हुए तमाम पार्टी के दिग्गज नजर आएंगे। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। आखिरी चरण है, 7वां चरण है, काफी महत्वपूर्ण चरण है और उसके लिहाज से तमाम जो अगर पार्टियों की बात करें अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही हैं। और इस दौरान 8 राज्य हैं जिनकी 57 सीटों पर मतदान होना है, जिनके लिए आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। तो आखिरी चरण में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक के रख दी है। तमाम जगहों पर रैलियां आज होंगी, जनसभाएं होंगी और अपनी अपनी पार्टी के लिए माहौल बनाया जाएगा आखिरी दफे। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो तमाम दिग्गजों की मौजूदगी आज अलग अलग जगह रहने वाली है। तमाम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। तो 1 जून को मतदान होगा आखिरी चरण का। और इससे पहले अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो देखिए, आखिरी चरण का चुनावी शोर थमने से पहले आज सभी पार्टियों के दिग्गज नेता हुंकार भरते दिखेंगे। पीएम मोदी जहां पंजाब में विशाल जनसभा करने जा रहे हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु में हुंकार भरेंगे। जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पंजाब के चुनावी प्रचार करेंगे पंजाब में। तो वहीं राहुल गांधी की बात करें तो वो आज झारखंड में रहेंगे और ओडिशा का भी दौरा रहने वाला है उनका। वो वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। जबकि प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में रैली को संबोधित करेंगी। अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव भी आज यूपी में चुनावी हुंकार भरेंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ शिवपूजन झा और अखंड प्रताप शाही हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुक करेंगे सबसे पहले अखंड, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? आखिरी चरण है और पूरा दम पार्टियों की तरफ से लगाया जा रहा है। आज चुनाव प्रचार भी थम जाएगा शाम को, क्या जानकारी आज? देखिए, चुनाव प्रचार तो आज थम ही जाएगा। ये 13 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो। इनमें से 13 सीटों में वो सीट भी है जहां से प्रधानमंत्री चुन के जाते हैं, यानी वाराणसी सीट। वाराणसी के अलावा मिर्जापुर, जहां से अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ती हैं, वो भी है। और इन 13 सीटों के 2019 के आंकड़ों की बात अगर करते हैं तो इनमें से 2 सीटें ऐसी थी जिन पे बीजेपी पिछले चुनाव में हारी थी, जिनमें से घोसी और गाजीपुर सीट है। तो ये इन 2 सीटों पर भी चुनाव हो रहा है। इसके अलावा बलिया में भी समीकरण थोड़ा सा बदला हुआ है। पिछले 2022 के विधानसभा चुनावों की बाबत अगर बात कर लें तो उनमें से 15 सीटें कुल ऐसी हैं विधानसभा की जो इन 3 सीटों पे आती हैं, यानी बलिया, गाजीपुर और घोसी। यहां पे बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलती हुई इस बार भी दिख रही है। और 2022 से 2024 का सफर कोय बहुत लंबा सफर नहीं हुआ है। हालांकि इसमें बीजेपी ने पैचअप करने की बड़ी सारी कोशिशें की हैं। बलिया के तमाम बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के हिस्सा थे, जिनमें से नारद राय और राम इकबाल सिंह, उनको भी बीजेपी ने पार्टी में शामिल करा लिया है। तो ये रणनीतिक तौर पे बहुत सारी चीजें तो देखने को मिल ही रही हैं। एक सबसे जबरदस्त चीज इस इलाके की ये भी है कि यहाँ पे 3 क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद भी इन्हीं इलाकों में देखा गया है। चाहे वो अपना दल की अनुप्रिया पटेल वाली अपना दल की बात हो, चाहे वो सुभासपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात हो, और चाहे ये संजय निषाद की निषाद पार्टी का। तो इन तीनों का भी जो वर्चस्व है या जो वजूद है उसकी भी परीक्षा इसी दौर में होनी है। तो जाहिर सी बात है ये पूरा क्षेत्र जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, इसका गणित वैसे भी जातीय समीकरणों के आधार पे, जातीय आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे और बहुत हद तक, चूंकि बनारस एक ऐसी जगह है जहां अपने आप में एक छोटा सा हिंदुस्तान बसता है, तो बनारस में क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाने की कोशिश की गई है, जिसमें दक्षिण भारत के लोगों को शिवपूजन झा का रुख कर लेते हैं। शिवपूजन, आखिरी चरण है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये? और क्योंकि तमाम पार्टियां पूरा जोर लगाए हुए, आज भी धुआंधार प्रचार प्रसार तमाम दिग्गज करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि पिछले 6 चरण की तुलना में 7वां चरण और अंतिम चरण बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि हमने देखा कि आखिरकार राहुल गांधी को भी यहाँ पर कैंपेन के लिए आना पड़ा। 3 रैलियां की और उसके बाद फिर एक वीडियो वायरल होता है मीट पार्टी करते हुए, जहां मीसा भारती होती है, तेजस्वी यादव होती हैं।
आप कल्पना नहीं करेंगे कि वो भी चुनावी मुद्दा बन चुका है। अब ये जो 7वां और अंतिम चरण का जो चुनाव होना है, इसमें बहुत सारे दिग्गज हैं भाजपा के जिनकी किस्मत कैद हो जाएगी 1 तारीख को। रामकृपाल यादव वो खड़े हैं, मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी, वो चुनावी मैदान में है। लालू प्रसाद यादव खुद कैंपेन कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए। दिलचस्प ये है कि आरा में आरके सिंह को कड़ी चुनौती मिल रही है, जगह जगह उनके खिलाफ लोग नारेबाजी भी करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने काम किया है तो उम्मीद है कि वो जीत दर्ज कर लेंगे। काराकाट सीट की हम बात कर लें, काराकाट में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया, क्योंकि एज एन इंडिपेंडेंट वहां पर पवन सिंह खड़े हो गए हैं। और पवन सिंह को जिस तरीके से अपार जन सैलाब जुट रहा है उनकी तमाम रोड शोज में, उससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। जहानाबाद सीट बिल्कुल पास की सीट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजद बड़ी अहम तरीके से, बड़ी मजबूती से चुनावी मैदान में खड़ा है। सब कुछ निर्भर करेगा वोटिंग प्रतिशत क्या होता है, कि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत प्रचंड गर्मी है, 48 डिग्री तक टेम्परेचर टच कर रहा है। इसमें अगर वोटर टर्नआउट कम होता है तो किसको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आपने सही कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इस चरण में पूरी ताकत झोंक रखी है। यहां तक कि राहुल गांधी जो सिर्फ एक बार भागलपुर पहले आए थे, उन्होंने 3 रैलियां की 7वें और अंतिम चरण के लिए। ठीक है शिव पूजन, लौटेंगे आपके पास। अखंड, अगर इस बीच मुद्दों की बात करें, क्योंकि सियासी समीकरण तो आपने बताया, लेकिन इस बीच अगर मुद्दों की बात करें, कुछ मुद्दे थे जो पहले से ही उठते हुए दिखाई दे रहे थे, कुछ मुद्दे ऐसे भी रहे जो सिर्फ चुनावों में ही उठे और हावी भी दिखे कई चरणों में। तो इस बीच लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, लोगों के बीच में ये पूर्वांचल की एक सबसे ज़मीनी हकीकत ये है कि मुद्दे चाहे जो भी रहते हों, यहाँ पे जातियों के आगे सभी मुद्दे कहीं ना कहीं घुटने टेकते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में ये जातीय जो समीकरण है वो सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी बना हुआ है पूर्वांचल के। इसे चाहे कितना भी विकास की बातें आप कर लें, कितने भी आप संकल्प पत्र जारी कर लें, कितने भी घोषणा पत्र आप जारी कर लें, कितने भी मैनिफेस्टो, जो कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, वो सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन पूर्वांचल की जो हकीकत है वो काफ़ी हद तक इसके इर्द गिर्द घूमती है। दूसरा, अब इसके बाद जो मुद्दा आया कि आरक्षण, अगर मुस्लिम आरक्षण की बात हुई, जिसमें ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम आरक्षण देने की बात हुई, ये इस बार मुद्दा बनता हुआ ज़रूर दिखाई दिया। इसके अलावा जो क्षेत्रीय बातें थी उनमें ज़्यादातर रोजगार की बात भी कहीं सामने आई। हालांकि रोजगार के मसले बहुत थोड़े से रहे। पूर्वांचल के विकास की बात ज़रूर सामने आई, जिसमें योगी ने काफ़ी बढ़ के, सीएम योगी ने काफ़ी आगे बढ़ के उसमें बहुत सारी बातें भी कहीं। और पूर्वांचल में जो विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में, जब से यूपी में योगी सरकार बनी है, तो उसको लेके भी एक लोगों को विश्वास दिलाया कि अब आगे और ज़्यादा विकास होगा। तो ये कुछ ज़मीनी मुद्दे हैं जिनको लेके इस बार अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो चुनाव होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में मैं फिर कहूँगा कि जातीय समीकरणों को साधने की जुगत जो है वो सभी पार्टियां लगाती रहीं आखिरी दौर तक, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र में भी, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन के दल हो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन सभी की मजबूरी यही रहे कि इन क्षेत्रों में भी वो जातीय समीकरणों, सामुदायिक समीकरणों को साधने में ही लग जाए। बीजेपी ने एक रणनीति और बनाई कि उसमें जो दक्षिण भारत के जो इलाके हैं, जहां से दक्षिण भारतीय काफ़ी बड़ी तादाद में संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में रहते हैं, तो उनको साधने के लिए दक्षिण भारत के नेताओं को भी बुलाया। इसके अलावा जो अलग अलग समुदायों में बटे हैं, चाहे जैन धर्मगुरुओं की बात हो, चाहे बौद्ध धर्मगुरुओं की बात हो, उनको भी लगाया गया, या उन समुदायों से जुड़े हुए जो बड़े चेहरे हैं, जो प्रभाव शाली हैं, उनको भी लगाया गया कि आप चुनाव को मैनेजमेंट। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। शिव पूजन झा का रुख कर लेते हैं। शिव पूजन, अब आप लोगों के बीच जाते हैं, उनके मन को टटोलते भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या लोगों का इस बार का रुख है? हवा किस और बहती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 6-7 महीने में हमने हवा का रुख कई बार बदलते देखा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहारी वो धरती है जहां पर इंडी गठबंधन की नींव रखी गई थी, लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस जहां व्यस्त रही राज्यों के चुनाव में, और शायद कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से लबरेज थी कि कम से कम 4 में से 3 राज्यों में वो जीत दर्ज कर लेगी और उसके बाद फिर बेटर बार्गेनिंग कैपेसिटी में रहेगी अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ। नीतीश कुमार को एक तरीके से दरकिनार किया गया और नीतीश कुमार छिटक गए। फिर यही स्थिति हमने ममता बनर्जी के साथ देखा, और ये एक के बाद एक हमने देखा कि तमाम बड़े नेता जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने थे, नींव रखी थी और शायद भाजपा को 2024 के चुनाव में पटकनी देने की जो है वो उम्मीद संजोए हुए थे, वो पूरी तरह से बिखर गया।
अब इसी बिखराव के बीच हमने ये भी देखा कि राजद बार बार मांग करती रही कि राहुल गांधी को आना चाहिए, कैंपेन करना चाहिए। कांग्रेस के ही पप्पू यादव को हमने देखा बागी तेवर उन्होंने अपनाया, पूर्णिया से एज इंडिपेंडेंट वो चुनावी मैदान में आ गए, लेकिन कांग्रेस ने उनके खिलाफ कहीं कोई एक्शन नहीं लिया। ये इस बात की तस्दीक करता है। शिवपूजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। उसी के साथ ही अखंड, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरी चरण है और ऐसे में धुआंधार प्रचार भी आज तमाम दिग्गज करते हुए नजर आएंगे। वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।